हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला का वीडियो लगातार बना रहे हैं। तो आज पेपर है प्रथम, जिसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ये डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के लिए अति उपयोगी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह पापा वीडियो देखने के बाद परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। सर कलीम एजुकेशन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। तो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ये प्रश्न पत्र का नाम है। और ये जो भी श्रृंखला है, ये पवन सीरीज प्रकाशन की ये सीरीज है। आगे आने वाले समय में आपके सुविधा के अनुसार हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? प्लेटो का है। महर्षि वेदव्यास ने शिक्षा के विषय में क्या कहा? तो महर्षि वेदव्यास जी ने शिक्षा के बारे में ये कहा कि ज्ञान यानी शिक्षा जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं करता, प्रत्युत वह व्यक्ति को बोलना, चालना, व्यवहार करना भी सिखाता है। आगे देखते हैं। शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार शिक्षा क्या चीज़ है? तो रेमंड के अनुसार शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक चलता है तथा जिसमें मनुष्य आपको आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुसार बना लेता है। यानी कहने का मतलब ये है, जो ये शिक्षा है, जो एजुकेशन है, ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है, चाहे औपचारिक रूप से चले चाहे अनौपचारिक रूप से चले। जैसे मान के चलिए अभी आप बीटीसी कर रहे हैं, तो जो चीज़ें अभी आप जान रहे हैं या आने वाले समय जानते होंगे, या आप खुद भी अनुभव करते हैं कि वो चीज़ें आप नहीं जानते थे पहले। जैसे आप कक्षा 10 में जब थे तो आपको कुछ चीज़ें नहीं पता थी, जब आप कक्षा 10 पास कर गए तब आपको पता चली ये चीज़ें ऐसी हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है? तो क्या उद्देश्य की आवश्यकता है? कि व्यवहार को प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यानी जिसकी शरीर स्वस्थ होगा तो उसका दिमाग भी अच्छा होगा। तो ये कथन किसका है? अरस्तु महोदय का है। अगला प्रश्न है इस प्रकार है, ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है। यह प्रश्न किसका है? यह कथन किसका है? विलियम शेक्सपियर का है। यानी ज्ञान के माध्यम से ही आप स्वर्ग में उड़ सकते हो। यानी ज्ञान ही पंख है जो स्वर्ग में उड़ा देता, आपको उड़ा सकता है। ये विलियम शेक्सपियर का कथन है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, शरीर, मस्तिष्क, आत्मा, इन तीनों का उचित और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है। यह कथन महात्मा गांधी जी का है। शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या है? देखो, संकुचित और व्यापक क्या है? संकुचित का मतलब ये है कि छोटा, और व्यापक का अर्थ है बड़ा। यानी एक व्यापक अर्थ में तो यानी ये पूरा भौतिक संसार आ जाएगा, यानी शिक्षा अगर ग्रहण करना शुरू करो तो। और संकुचित अर्थ में एक छोटा सा, यानी एक छोटा सा पाठ या छोटा उद्देश्य क्या है? आत्म व्यक्ति या फिर बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास ही इस शिक्षा का संकुचित उद्देश्य है। लेकिन यहाँ पे यानी भौतिक संसार में अपना पूर्ण विकास करना, यानी जन्म से मृत्यु तक देखना, तो ये व्यापक उद्देश्य है, ये व्यापक अर्थ है। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा क्या है कि यानी जो विधिवत रूल, रेगुलेशन, टाइमिंग सबकी पाबंदी करते हुए अगर वो शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो औपचारिक है। और बिना टाइम, बिना समय, ना दोपहर देखो, ना शाम देखो, ना बरसात देखो, ना सुबह देखो, ना शाम देखो, ना रात देखो, कुछ नहीं, जब मन किया तब शुरू कर दो, वो अनौपचारिक है। जैसे अपने दादा के पास जब आप बैठते हो तो दादाजी दुनिया भर की कहानी लंतरानी मारते हैं, तो वो जो आप शिक्षा ग्रहण करते हो, कौन सी शिक्षा है? अनौपचारिक। लेकिन जब आप स्कूल जाते हो और विद्यालय में जब बैठते हो
यानी 8:30 बजे स्कूल लगता है या 9 बजे लगता है, उसके बाद पहला पीरियड आरंभ होता है हिंदी का, तो जो वहाँ पे प्रारंभ होता है तो वो औपचारिक है। दूसरा घंटा अंग्रेजी का, तीसरा घंटा गणित का, वो औपचारिक शिक्षा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इस प्रकार है, दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक है? देखिए, दूरस्थ शिक्षा की इसमें 3 घटक है, मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम और प्रत्याचार शिक्षा। लेकिन दूरस्थ शिक्षा का मतलब ये है कि बच्चा कहीं और, बालक कहीं और, व्यक्ति कहीं और, विद्यालय कहीं और। जैसे मान लीजिए हमें अगर एमए करना है ओपन यूनिवर्सिटी से, वो पत्राचार शिक्षा यानी हमें प्रदान करता है, या फिर प्रयागराज इलाहाबाद में फाफामऊ में पत्राचार शिक्षा की व्यवस्था है, महर्षि टंडन महाविद्यालय है, वहाँ से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, हम एडमिशन वहाँ पे ले सकते हैं। जैसे एडमिशन लेंगे ऑनलाइन, हमारे घर पर किताब वगैरह पूरी आ जाएगी, परीक्षा भी देना, घर बैठकर परीक्षा भी दे लो, छाप दो एकदम पूरा, ऐसी भी व्यवस्था है। इसे दूरस्थ शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है? देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा से तात्पर्य ये है कि वेद पर आधारित शिक्षा या गुरु के घर या कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा को ही वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं। पहले वेद, कितने वेद? 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, जादू टोना ऋग्वेद और तंत्र मंत्र यजुर्वेद, संगीत पे आधारित सामवेद, ये ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे सा विद्या या विमुक्ति, ये आपके संस्कृत में सुभाषितानी है। इसका अर्थ क्या है? ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संसार के मोह से मुक्त प्राप्त करने में समर्थ बना दे, वही क्या है? असली शिक्षा है। आगे, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता है? यानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले गुरु के यहाँ जाकर या उनके घर पे जाकर के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते। आप तो ना जाने कितने स्नातक पढ़े हुए वेद बेचारे बेरोजगार हैं। प्राचीन काल में 2 वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? वसु कहते थे, यानी जो 2 वेद यानी डबल BA। ठीक है, आगे, हाँ, प्राचीन काल में 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र कहते हैं। देखो, शुक्ला कहते हैं। चलिए आगे, प्राचीन काल में 4 वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता? आदित्य। तो ये तो पकड़ लो, 1 वेद को ज्ञाता को स्नातक, 2 वेद के ज्ञाता को वसु, 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र और 4 वेद के ज्ञाता को आदित्य कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्या? उपाध्याय भी कहते हैं 4 वेद को, उपाध्याय भी कहते हैं, और 3 वेद के ज्ञाता को शुक्ला कहते हैं, और 2 वेद के ज्ञाता को द्विवेदी भी कहते हैं, द्विवेदी। चलो भाई, द्विवेदी। चलिए, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश लेता था, कौन लेता था? बच्चा, बालक लेता था। तो कौन सा संस्कार किया जाता था? उसका नाम है चूड़ाकर्म संस्कार। क्या? चूड़ाकर्म संस्कार। अगला, गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन सा संस्कार कराया जाता था? उपनयन संस्कार कराया जाता था। उपनयन संस्कार का अर्थ क्या है? गुरु के पास ले जाना। विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? समावर्तन संस्कार होता था। एक नाम है डॉक्टर RK मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा? मुखर्जी ने कहा कि बौद्ध शिक्षा ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप है। बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि मौखिक थी, यानी कोई किताब कॉपी नहीं, झमाझम पढ़ते रहो। इस्लाम धर्म शिक्षा का क्या महत्व है? इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व है। मोहम्मद साहब ने ये कहा था, दान में सोना देने से बेहतर है कि बच्चों को शिक्षा दी जाए। हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, यानी बाबर की पुत्री थी, बेटी थी, गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूंनामा, जो ऐतिहासिक ग्रंथ है।
मकतब में प्रवेश की उम्र 4-5 वर्ष की उम्र में मिल जाता है। बच्चा यानी बोलना सीख जाए, बात करना सीख जाए, बस बहुत है इतना। प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता था? बिस्मिल्लाह, यानी मुस्लिम धर्म में यानी सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके शुरू करा जाता है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये वर्ड बोला जाता है। उसके बाद तब जा कर के बच्चे अलिफ बे ते पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं, अभी भी होता है। किस शिक्षा शास्त्री ने कहा शिक्षा मनुष्य को पाश्विक प्रवृत्ति से ऊंचा उठाने का कार्य करती है? अरस्तु ने कहा था। अगला प्रश्न है इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी, ये कथा ये किसकी पुस्तक है? एडम्स की। एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी व्यवस्था कहा, यानी द्विमुखी कहा। जॉन एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया के 2 आधारभूत स्तंभ बताए, उसमें एक छात्र हो, दूसरा अध्यापक हो। बहुत है, सिलेबस हो या ना हो। शिक्षा की प्रक्रिया में समाज के महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह कथन किसका है? जॉन डेवी का। इन्होंने समाज रख दिया सिलेबस की जगह। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं, ये फ्रॉबेल महोदय ने कहा। इन्होंने किंडरगार्टन विधि की खोज की थी। अगला प्रश्न है शिक्षा आंतरिक जीवन एवं बाह्य संसार के मध्य समन्वित रूप करने की प्रक्रिया, ये हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है। अगला प्रश्न है शिक्षा विशेष व्यक्ति की शिक्षा शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे कि वह परम सत्य शिव और सुंदरम के चिंतन का आनंद उठा सके, यह कथन किसका? अरस्तु का है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय यानी तात्पर्य है कि बालक और मनुष्य के शरीर मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास हो, ये कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का है। यहाँ पे एक प्रश्न कट गया है, यानी शिक्षा संबंधी स्वाभानुभाविक और सर्वांगीण प्रगतिशील विकास, ये एपिस्टोलॉजी कथन है। अगला प्रश्न है किसने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज बताया? जॉन डेवी ने बताया। अभी ये गुजरा आपके समय पीछे। मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्राकृतवादी दार्शनिक किसे शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं? बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं। किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है? जॉन डेवी ने माना है। देखो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये एडम्स ने माना, इसलिए गुजर चुका है। चुंबक के समान शिक्षा में 2 ध्रुव का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया, उसने कहा। लेकिन एडम्स ने चुंबक नहीं माना, लेकिन द्विमुखी वो भी कहा। चुंबक में नॉर्थ पोल और साउथ पोल 2 मुख होते हैं। शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में। कौन कौन से? बालक, अध्यापक, समाज या पाठ्यक्रम। शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्राकृत का चरित्र को प्रशिक्षित करना है, ये कथन किसका है? प्लेटो का है। प्लेटो का गुरु का नाम सुकरात, और प्लेटो किसका गुरु था? अरस्तु का था। अगला समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, ये कथन रेमंड का है। शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये एपिस्टोलॉजी कथन है। पौधों का विकास किसके द्वारा तथा मनुष्य का विकास किस शिक्षा के द्वारा होता है, ये जॉन लॉक का कथन है। शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूरा नहीं हो सकता है, कथन किसका है? डीवी का है। मानव जीवन के कौन से 2 पक्ष हैं? प्रथम शारीरिक, दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक। जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जाती है, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का जी का है। ठीक है। किसने लिखा? संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का वही महत्व आत्मा के लिए, ये शिक्षा का कथन किसने कहा? एडिसन ने कहा। बालक के विकास की कितनी अवस्था है? 3 अवस्थाएं, वो कौन कौन सी हैं? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य विकास या उन्नति है,
यह किस दार्शनिक का था? जॉन डूबी का। जॉन डूबी ने कौन सी पुस्तक लिखी? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन लिखा। शिक्षा के कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना, यह कथन किसका? हर्बर्ट का है। भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल में किसमें आस्था रही है? वसुधैव कुटुंबकम में रही है। समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है, कथन किसका? रस का है। व्यक्तित्व का विकास सिर्फ सामाजिक वातावरण में ही होता है, यह कथन किसका है? नन का है। टीपी नन ये पूरा नाम है। व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में की जा सकती है, कथन किसका है? जेम बाल्डिवन का है। जॉन डूबी ने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में अच्छे उद्देश्यों की कितनी कसौटियाँ बताई हैं? 3 कसौटियाँ। शिक्षा एक अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यानी अतः यह कल्पना ही नहीं की जा सकती कि यह उद्देश्यहीन है, यह कथन रिवेलियन का है। एक अगला प्रश्न है, समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है, यह हीगल का कथन है। प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? प्राचीन काल में जो शिक्षा का स्वरूप था वो वैयक्तिक था। मैं व्यक्तित्व स्वतंत्रता को महत्व देता हूँ, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है महात्मा गांधी जी का है। शिक्षा के व्यक्तित्व उद्देश्यों के समर्थक हैं। ये टीपी नन महोदय हैं। किसने कहा है सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए? ये कथन महात्मा गांधी जी ने कहा। व्यावसायिक परीक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकुचित करता है, यह कथन किसका है? यह कथन बीडी भाटिया जी का है। किसने कहा है ज्ञान ही पवित्रता है? यह कथन सुकरात महोदय जी का है। यह कथन किसका है? ज्ञान ही शक्ति है। अरस्तु जी ने कहा। ज्ञान प्रगति है, यह कथन किसका है? यह कथन सोफिस्टों का है। उन्होंने माना कि ज्ञान प्रगति है। किसने बौद्धिक प्रतिक्षण के 2 पक्ष बताए हैं? कमेनियस ने बताए थे। ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन जो है जॉन एडम्स का है। केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अबद्ध मनुष्य होता है, यह कथन किसका है? यह कथन विलियम शेक्सपियर जी का है। ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान व शिक्षक सूचना विक्रेता बन जाते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन व्हाइट हेड का है। जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता है, यह कथन किसका है? यह कथन एडम्स का है। मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो इसमें जो प्रमुख केंद्र है आगरा, दिल्ली, जौनपुर, बीदर, लाहौर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकोंडा और मालवा, जालंधर, मुल्तान, ये जो है मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं। प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग किसे कहा जाता है? सर्वप्रथम जो वैसे तो बहुत सारे आयोग आए लेकिन हंटर कमीशन आया, इसको प्राथमिक शिक्षा का आयोग माना जाता है। श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया? वर्ष 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने अपना विधेयक प्रस्तुत किया। वर्धा शिक्षा सम्मेलन की आधारशिला कब रखी गई? देखिए, वर्धा शिक्षा सम्मेलन जो है ये महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई थी। ये आधारशिला 22 अक्टूबर 1937 को रखी गई और इनके सहयोगी थे प्रथम शिक्षा थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, क्या नाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इनके जो है सहयोगी थे, और भी एक लोग थे उनका नाम भी नहीं याद आ रहा। महात्मा गांधी ने शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि यदि मुझसे कोई पूछे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है तो मैं उत्तर दूंगा चरित्र का विकास। सर्व शिक्षा अभियान योजना कब प्रारंभ की गई? वैसे तो 2000 में पास की गई थी लेकिन प्रारंभ जो है 2001 में की गई। पाठ्यक्रम में भारी भरकम बोझ या बस्ते का बोझ को कम करने का सुझाव किस समिति में और कब दिया था? जब 1986 का यानी भारतीय शिक्षा में संशोधन करके नया अधिनियम लाया गया तो उसके बाद उसकी समीक्षा के लिए यशपाल समिति बैठाई गई। तो जो 1990 में इसी द्वारा ये कहा गया कि बच्चों में बैग में इतने बोझ हो जाते हैं, बच्चे उसको ढो नहीं पाते हैं। ये समस्या आज भी वर्तमान में चल रही है, क्योंकि अगर उसके बैग को उठाओगे
तो कम से कम मान के चलो 10-20 किलो तो होगा ही। ठीक है। प्रगतिवादी किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? इसमें जो प्राकृतवादी समर्थक है बेकन, कमेनियस, स्पेंसर और रूसो। प्रगतिवादी किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? ये प्राकृतवादी जो है मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है। प्रयोजनवाद के महान उत्पादक कौन है? ये महान उत्पादक जॉन ड्यूवी महोदय हैं। प्रयोजनवाद की महत्वपूर्ण शिक्षा विधि कौन सी है? ये प्रोजेक्ट विधि है जो जॉन ड्यूवी को माना जाता है। विवेकानंद जीवन दर्शन के 2 प्रमुख लक्ष्य कौन से हैं? इन्होंने माना कि मानव कल्याण तथा सर्वधर्म संभाव है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना सन 1913 में की थी। हाँ, इन्होंने 1913 में की थी। इसके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि किस वर्ष में मिली? 1915 में दी गई थी नाइटहुड की उपाधि। टैगोर के अनुसार व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कैसे हो सकता है? उन्होंने माना कि स्वतंत्रता के माध्यम से ही व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव हो सकता है। मैंने ऐसे शिक्षकों की भर्त्सना की है जो प्रतिबंध के पक्षधर हैं, क्योंकि प्रतिबंध स्वयं प्राकृत को पथभ्रष्ट होने को बाध्य करता है। विश्व कवि टैगोर ने शिक्षा की अनोखी देन विश्व भारती की स्थापना कब की थी? विश्व भारती की स्थापना इन्होंने 6 मई 1922 में की थी। जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ ही हो सकता है। ये प्लेटो के गुरु सुकरात महोदय हैं। शिक्षा का उद्देश्य है अपने छात्रों को राज्य, देश व ईश्वर के प्रति वफादार बनाना। यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी का है। प्लेटो ने नागरिकों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया? प्लेटो ने 3 श्रेणियों में बांटा। पहले श्रेणी सैनिक वर्ग, दूसरा शासक और तीसरा अभिभावक वर्ग। तो सैनिक वर्ग में उसने ये रखा कि यानी जो क्षत्रिय लोग हैं, यानी जो सैनिक वर्ग है, सबसे पहले उन्हें टॉप पे जो रखा था नंबर 1 पे प्लेटो ने शासक वर्ग रखा। दूसरे नंबर पर सैनिक वर्ग, ये शासक वर्ग होगा, ये सैनिक वर्ग होगा, तीसरा अभिभावक वर्ग होगा। तो जो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग ये परिवार को नहीं रखेगा, इनका कोई परिवार नहीं होगा। अभिभावक वर्ग की जिम्मेदारी और परिवार का पालन पोषण करें। ठीक है। तो इनका ये मानना था कि अगर परिवार होगा तो शासन का खर्चा वर्चा ज़्यादा बढ़ेगा। इससे यानी शासन यानी जो आदर्शवादी राज्य की स्थापना थी वो नहीं हो पाएगी। वह शिक्षा किस काम की जो कि भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान करती है? यह कथन किसका है? यह कथन जो है रूसो महोदय का है। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं। यह कथन जो है हर्बर्ट स्पेंसर का है। चरित्र की स्थापना करना विद्यालयीय शिक्षा व अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है। यह कथन किसका है? यह कथन जॉन ड्यूवी महोदय का है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अच्छे आचरण की शिक्षा देना है। यह कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का है। नैतिकता सिखाई नहीं जा सकती है किंतु बीमारी की तरह ऐसे केवल पकड़ा जा सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है स्टारबक महोदय ने कहा था। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों को संतुलित स्वाभाविक प्रगतिशील विकास है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है क्रिस्टोलॉजी का बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह कथन किसका है? शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण मानव विकास है। मानव विकास। यह कथन जो है पेंटर महोदय का है। आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? ये आध्यात्मिक जगत का महत्वपूर्ण है। आदर्शवाद के अनुसार ब्राह्मण की रचना किस शक्ति में हुई? तो जो ब्रह्मांड की रचना हुई वो आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हुई। आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है? इसके जनक जो है डॉक्टर जनक जो है बर्कले महोदय को माना जाता है। प्राचीन आदर्शवाद के जनक कौन है? कांट महोदय को माना जाता है। वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है? वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक हीगल महोदय को माना जाता है। चलिए। नैतिक आदर्शवाद के जनक कौन है? नैतिक आदर्शवाद के जनक प्लेटो महोदय हैं। किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन के शाश्वत मूल्यों या आदर्शों के रूप में व्यक्त किया है? यह प्लेटो महोदय ने व्यक्त किया है। आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की उपेक्षा किसे महत्व दिया गया? यानी आदर्शवाद दर्शन में वस्तु की अपेक्षा जो है विचारों को महत्व दिया गया है। प्रश्न विधि के जनक कौन है? सुकरात महोदय को प्रश्न विधि का जनक कहा जाता है। संवाद विधि के जनक कौन है? ये प्लेटो महोदय को कहा जाता है।
निगमन एवं आगमन विधि के जनक कौन है? आगमन विधि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड कहा जाता है इसको अंग्रेजी में। जैसे पहले निगमन विधि बता देते हैं। निगमन विधि, वैसे तो इन दोनों के जनक अरस्तु महोदय हैं। निगमन विधि पहले फार्मूला बताया जाता है, सबसे पहले फार्मूला बता दिया जाएगा, उसके बाद आपके प्रश्न सॉल्व दिए जाएंगे, यानी उदाहरण दिए जाते हैं, तो वो निगमन विधि है। या पहले उदाहरण दे दिया जाए, उसके बाद उदाहरण के अनुसार जो है सूत्र बनाया जाए, तो वो आगमन विधि है। ज़्यादा छोटे बच्चों में आगमन विधि ज़्यादा काम करती है। निर्देशक विधि के जनक कौन है? हर्बर्ट महोदय को माना जाता है। तर्क विधि के जनक कौन है? डॉक्टर हीगल महोदय को। खेल विधि के जनक कौन है? खेल विधि फ्रॉबेल को माना जाता है। यानी बच्चों को अगर खेल में हम सिखाएंगे तो बच्चा ज़्यादा सीखता है। यानी छोटे बच्चे जैसे जो प्ले ग्रुप में जब एडमिशन होता है तो उनको यही विधि अपनाई जाती है। खिलौने खेलेंगे, काका गगा का जो स्ट्रक्चर होता है उसको जोड़ेंगे, तो जो भी अपना होता है उससे बनाते रहते हैं। अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक कौन है? अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक जो है फिस्टोलॉजी महोदय को माना जाता है। इसमें यानी लाइनों से सीखा जाता है। ये ऐसे बच्चे लाइन, गोला, ऐसे तीर बंदूक जो बनाते हैं। किस दार्शनिक ने कहा है अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है? ये जेंटिल महोदय ने कहा है। आदर्शवादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है आत्मानुभूति का। आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं? इसकी 8 विधियां हैं। प्रगतिवादियों का शिक्षा का आधार क्या है? मूल प्रवृत्तियां हैं। प्रगतिवाद ने सीखने की किस विधा को जन्म दिया? ह्यूरिस्टिक विधि, यानी खोजो, यानी खोज करो, ये रिसर्च से संबंधित है। प्रगतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना है? ज्ञान के लिए इंद्रियों को आवश्यक माना है। प्रगतिवाद ने किससे महत्व को अस्वीकार किया है? तो ये आत्मा और परमात्मा के महत्व को अस्वीकार किया है। प्रगतिवाद के कितने रूप हैं? जो प्राकृतिकवाद के रूप हैं 3 रूप हैं। प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है? प्रयोजनवाद जो है प्रयोजनवादी क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है। प्रयोजनवाद किस सत्ता को स्वीकार नहीं करता? ये ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता। प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी क्या है? इसकी कसौटी है उपयोगिता। प्रयोजनवाद किस प्रकार के शासन पर बल देता है? प्रजातांत्रिक शासन पर बल देता है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किस दर्शन को अर्थ, क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद, प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है? प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है। किस दार्शनिक के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एक मनोवृत्ति है? ये जेम्स का है कथन। प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी होती है? समाज की होती है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? देखिए, शिक्षा का स्वरूप व्यवहारिक होना चाहिए। प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? बालक का समाजीकरण। प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किसने की है? किलपैट्रिक ने सामाजिकी यानी प्रोजेक्ट विधि की खोज की, जिसे प्रयोजनवाद कहते हैं। अनुशासन के 4 तत्व किस दर्शन में बताए गए हैं? प्रयोजनवाद की। ये जितने प्रश्न हैं ये सीटेट, यूपी टेट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न जाहिर सी बात है पूछ सकता है। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है? फ्रॉबेल के अनुसार जो शिक्षा का प्रथम उद्देश्य शरीर और आत्मा के बंधन को मुक्त करना, इसके लिए शिक्षा का समुचित वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य क्या है? फ्रॉबेल के अनुसार जो दूसरा उद्देश्य है व्यक्ति को ऐसा बनाना कि वह ईश्वर में स्थिति सबकी एकता पहचान ले। इसलिए वह कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब बालक वस्तुओं में निहित आंतरिक अविच्छिन्नता को समझ ले। फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया? फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन 1805 में प्रारंभ किया और 1839 में उसने एक विद्यालय खोला और उसका नाम किंडरगार्टन रखा। यानी इसने ये माना कि बच्चा एक पौधा है और शिक्षक एक माली है। और इसने एक कथन भी दे दिया इससे संबंधित, यानी अध्यापक रूपी माली की देखरेख में पौधा यानी बालक रूपी पौधा यानी विकसित होता है।
फॉर्बल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। फ्रॉबेल के अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य है मनुष्य में निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना, ना कि उसको और अधिक ज्ञान प्रदान करना। मॉन्टेसरी पद्धति का सिद्धांत क्या है? इन मॉन्टेसरी महोदय ये खेल विधि की से संबंधित विधियाँ प्रदान की हैं। बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, आत्मा है जो विकसित होती है। विकास के लिए इन दोनों स्वरूपों को ना हमें कुरूप बनाना चाहिए और ना ही उन्हें दबाना चाहिए, परंतु उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब किसी शक्ति का क्रम के अनुसार विकास हो। मॉन्टेसरी सिद्धांत के अनुसार ज्ञानेंद्रिय का प्रशिक्षण सिद्धांत क्या है? मॉन्टेसरी 7 वर्ष की आयु तक बालकों की इंद्रियां विशेष रूप से क्रियाशील होती हैं, उनका एक मानना है, तथा इस अवस्था में ही उसकी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। गीजू भाई के शिक्षक के संबंध में क्या विचार है? गीजू भाई का मानना था कि शिक्षक ही बालकों का मार्गदर्शक है और उसका प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम क्या है? ये वार्धा शिक्षा या बुनियादी शिक्षा। प्लेटो ने शिक्षा के संबंध में क्या लिखा है? प्लेटो ने शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य प्राप्त कर सकता है, सबकी बस की बात नहीं है। निषेधात्मक शिक्षा का क्या तात्पर्य है? इसका प्रतिपादक कौन है? इसका प्रतिपादक जो है रूसो महोदय हैं। निषेधात्मक यानी वह 12 वर्ष की आयु तक बालक को औपचारिक शिक्षा के पक्षधर में नहीं है, यानी अनौपचारिक शिक्षा ही देनी चाहिए। रूसो ने अनुशासन के किस 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? 2 सिद्धांत इस प्रकार हैं: स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्राकृतिक परिणाम तथा अनुशासन का सिद्धांत। प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक परिणाम तथा अनुशासित होने से तात्पर्य है कि प्रकृति में हमें अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत तथा बुरे कार्यों के लिए दंडित करती है। डीवी के अनुसार शिक्षक क्या है? शिक्षक जो है एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। फॉर्बल ने अपना विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया जिसका नाम बालोद्यान या किंडरगार्टन था? वैसे तो 1805 में उन्होंने प्रारंभ किया था, लेकिन अपना विद्यालय 1839 में खोला था। मॉन्टेसरी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा: कर्मेंद्रियों पर आधारित, ज्ञानेंद्रियों और भाषा तथा गणित की शिक्षा। मॉन्टेसरी ने प्रमुख रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया? वैसे तो मानसिक मंद बालक पर। जनसंचार से आप क्या समझते हैं? समानता जनसंचार के साधन से ऐसे विकरण से है जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, स्पष्टीकरण, प्रश्न आदि दूरदराज के क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा दीजिए। गिलिन और गिलिन का अभिमत है कि सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में होने वाले बदलाव को कहा जाता है, चाहे यह बदलाव भौतिक दशाओं अथवा सांस्कृतिक साधनों अथवा जनसंख्या की रचना या फिर सिद्धांतों के बदलाव या प्रसार में अथवा समुद्र के अंदर ही आविष्कारों के परिणाम स्वरूप हुए हों। विद्यालय तथा समुदाय के घनिष्ठ संबंध पर कोई परिभाषा लिखिए। विद्यालय समाज के चरित्र का सुधार करने का साधन है। वह सुधार सामाजिक उन्नति की दिशा में है या नहीं या विद्यालय के संचालकों के विचारों और आदर्शों पर निर्भर रहता है। मॉन्टेसरी पद्धति में लिखना कैसे सिखाया जाता है? देखिए, मॉन्टेसरी में जो लिखना सिखाया जाता है, लेखनी पकड़ने का अभ्यास, अक्षरों के स्वरूप का ज्ञान और अक्षरों का उच्चारण। मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार पढ़ना कैसे सिखाया जाता है? पद्धति में जब बालक को पढ़ना सिखाने के लिए शिक्षिका किसी परिचित वस्तु को मेज पर रख देती है और श्यामपट्ट पर उसका नाम लिख देती है, फिर उसका बार बार पढ़ाया जाता है। शब्दों का पढ़ना आ जाने से उसके पश्चात वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है। शिक्षा द्वारा समाज का विकास किस प्रकार संभव है? शिक्षा द्वारा विकास यानी शिक्षा समाज के विकास का कार्य करती है। अतः यदि किसी समाज का विकास किया जाना हो तो वहाँ शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा का एक कार्य यह है कि यह मनुष्यों को सिखाए कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों को प्रधानता दी जानी चाहिए।
समाज का प्रमुख शैक्षिक कार्य लिखिए। समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है, उन संस्थाओं को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। समाज शारीरिक विकास के लिए क्या करता है? समाज अपने सदस्यों के शारीरिक विकास के लिए खेलकूद के साधनों का प्रबंध करता है। समाज बालकों को व्यायाम के लिए व्यायामशालाओं का निर्माण करता है। परिवार द्वारा शारीरिक विकास के साधन बताइए। घर पर ही मनुष्य के शारीरिक विकास की नींव पड़ती है। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए: हवादार घर, भोजन, वस्त्र, व्यायाम और अच्छा आराम, व्यक्तिगत स्वच्छता और एक मोबाइल जो 5G रिचार्ज प्लान से इनबिल्ट हो वो भी चाहिए। परिवार द्वारा बालक के शैक्षिक विकास की व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए? परिवार को बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उसके बौद्धिक विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। बौद्धिक विकास से संबंधित खिलौने, पहेली बॉक्स, चित्र, पहेलियाँ, शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तकों आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। घर को बालोपयोगी कैसे बनाया जाना चाहिए? गिजू भाई का कथन है कि हमारे घरों में ऐसी खूंटियाँ कहाँ हैं जिन तक बालक के हाथ पहुँच सके। हमारे घर में टांगी बढ़िया तस्वीर बहुत ऊंचाई पर टांगी होती हैं, उनकी तरफ अपना ध्यान ही बहुत कम जाता है। ऐसी स्थिति में उनका बालकों के लिए क्या उपयोग रह जाता है? व्यक्ति और समाज का संबंध बताइए। देखिए, व्यक्ति और समाज का परस्पर जो संबंध है, यदि यह सत्य है कि व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है, किंतु वह स्वयं भी समाज से प्रभावित होता है। जन्म लेते ही वह समाज के प्रभाव से आने लगता है। कोठारी आयोग ने शिक्षक विद्यालय के संबंध में क्या लिखा है? कभी कभी इस बात की ओर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया जाता कि इस समय देश के विभिन्न भागों में शैक्षिक विकासों में भारी असंतुलन मौजूद है। एक राज्य और दूसरे राज्य के विकासों में भारी अंतर दिखाई देता है और एक जिले तथा दूसरे जिले के विकास में बड़ा अंतर दिखाई देता है। शिक्षा को व्यावसायीकरण की क्या आवश्यकता है? यानी जनता एवं देश की खुशहाली तभी पूरी हो सकेगी जबकि हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार हो कि वह कुशल एवं व्यवहारिक नागरिकों का निर्माण करे, पढ़े लिखे बेकार नागरिकों का नहीं। बचपन चिंता बाल श्रम पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, बच्चों का कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका बचपन जैसा नहीं है, उनके साथ बड़ा क्रूरता व्यवहार किया जाता है। तो सरकार ने तथा संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके। इसी आधार पर निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रारंभ की गई। जनसंख्या शिक्षा का अर्थ लिखिए। जनसंख्या में आबाद गति से वृद्धि के परिणाम स्वरूप मानव जीवन के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षों पर पड़ने वाले कुप्रभावों के प्रति जागरूक तथा संबंध समाधानों के विषय में वैचारिक क्रांति की शिक्षा और व्यवस्था जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? देखिए, इसकी निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं। पहला तो राष्ट्रीय प्रगति के लिए, दूसरा आर्थिक विकास के लिए और तीसरा समाज यानी मानव संसाधन कुशलता के लिए, चौथा परिवार नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता के लिए, पांचवा परिवार नियोजन के लिए और छठवां योजनाओं की सफलता के लिए। एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकार किया है? एनसीईआरटी ने 43 मूल्यों को सूचीबद्ध किया है। आपको बताना एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है और इसका मुख्यालय क्या, कमेंट करिए, देखते हैं किसको आता है। घर का परिवार के मूल्यों के विकास में भूमिका बताइए। घर को जीवन की शाश्वत पाठशाला कहा जाता है। बालक अपने पारिवारिक मूल्यों की अनुकृति है। बालक में मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जनसंचार साधन हैं? देखिए, जो जनसंचार के साधन हैं, आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, VCR, समाचार पत्र एवं पत्र पत्रिकाएं, ये जनसंचार के साधन हैं। राष्ट्रीय एकता का अर्थ लिखिए। देखिए, जो राष्ट्रीय एकता का अर्थ है
देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषा विषयक विभिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंदर रखना और समावेश करना, यानी हमारी बोली भाषा अनेक फिर भी हम एक हैं। राष्ट्रीय एकता के लाभ बताइए। देखिए, राष्ट्रीय एकता रहेगी तो भाषा के विकास में सहायक, भ्रष्टाचार का अंत हो जाएगा और स्वार्थपूर्ण भावनाओं का विकास, राष्ट्रीय से संस्कृति तथा आर्थिक प्रगति में सहायक, सामाजिक प्रगति में सहायक, राजनैतिक एकता बनाए रखने में सहयोगी। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ बताइए। अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं है वरन विश्व का नागरिक है। बुनियादी शिक्षा के जनक कौन हैं? बुनियादी यानी वार्धा शिक्षा के जनक महात्मा गांधी महोदय जी हैं। अगला क्वेश्चन बोलिए। मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखिए, इन्होंने 3 बताया था, शारीरिक, कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण पद्धति क्या है? तो इन्होंने बताया कि करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, अनुभव के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा सीखना, सहसंबंधी शिक्षा विधि। पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है? पंचपदी प्रणाली के जनक हर्बर्ट महोदय हैं। सबसे पहले देखो बता रहे हैं, प्रस्तुति, प्रयोजन, प्रयोग दुनिया भर का है, ये उदाहरण वगैरह देना पड़ता है। हर्बर्ट महोदय हैं। खेल विधि का जनक कौन है? फ्रॉबेल महोदय हैं। किंडरगार्टन पद्धति के जनक हैं। ये भी फ्रॉबेल महोदय ही हैं। ड्रॉप आउट बच्चे कौन हैं? वह बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर होते जा रहे हैं, यानी क्लास से छोड़ देते हैं पढ़ाई बीच में, तो ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं। किसका कथन है शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है? ये जो समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषताएं बताइए। देखिए, बालक का महत्व, दूसरा सामाजिक मूल्यों पर बल, तीसरा अनुभव व क्रिया पर बल और चौथा शिक्षा का लोकतांत्रिक प्रक्रिया। प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य बताइए। प्रमुख उद्देश्य है उचित पथ प्रदर्शन, नवीन मूल्यों और आदर्शों का निर्माण, गतिशील साधन संपन्न मस्तिष्क का विकास, सामाजिक कुशलता का विकास। जॉन डीवी के शिक्षा का आधार क्या बताएं? आधार जो है, इन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार बताए और सामाजिक आधार बताए। योजना विधि के जनक कौन है? इस विधि के सोपानों को बताइए। देखिए, योजना विधि के जो जनक है, इसे प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं। ये किलपैट्रिक महोदय हैं और किलपैट्रिक जो है जॉन डीवी के शिष्य थे। इनके प्रमुख पहला क्या है? पहले है समस्या को समझना, ये उत्पन्न जो भी है, दूसरा समस्या, तीसरा सूचना और चौथा यानी उनको सॉल्व करना, और पांचवा परीक्षण एवं प्रयोग करना। मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है? मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग इलाहाबाद प्रयागराज में है। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। SCERT का पूरा नाम बताइए। SCERT का पूरा नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद। ये SCERT है और ये राज्य का है। SCERT का आप अंग्रेजी में फुल फॉर्म लिख करके कमेंट करिए। NCERT का पूरा नाम बताइए। NCERT का पूरा नाम जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, यानी सिर्फ राज्य ऊपर हो जाएगा और S है तो N है तो राष्ट्रीय हो जाएगा और बाकी सेम है सारी चीज़ें। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद गठन किस वर्ष में हुआ? ये 1981 में हुआ। NCERT कहाँ है? NCERT का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। BRC का पूरा नाम बताइए। BRC आपके ब्लॉक में होता है। ये जैसे जो ब्लॉक खंड जैसे अधिकारी होता है, तो वैसे BRC
ये पूरे ब्लॉक में जितने प्राथमिक विद्यालय होते हैं या उच्च विद्यालय होते हैं उनको देखता है BRC। तो BRC का पूरा नाम ब्लॉक संसाधन है, ब्लॉक R है ना और C, तो BRC का पूरा नाम है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, अंग्रेजी में ब्लॉक संसाधन केंद्र। डाइट का पूरा नाम क्या है? डाइट वैसे तो हिंदी में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, आप अंग्रेजी में इसका कमेंट करिए। NPRC का पूरा नाम क्या है? NPRC का पूरा नाम न्याय पंचायत संसाधन केंद्र है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये जब ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष जो है ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो होता है। इसमें लमसम जैसे मान लीजिए संसद में अलग अलग समितियां बनती हैं, अलग अलग मंत्रिमंडल बनते हैं, वैसे इसमें भी यानी ग्राम पंचायत में भी यानी गांव में भी ऐसे समितियां होती हैं, जैसे जल समिति, शिक्षा समिति, कार्य समिति, ऐसे लमसम 6 समितियां होती हैं। उसमें जैसे किसी तो वैसे उसमें 11 सदस्य, 7 सदस्य, 9 सदस्य इसमें होते हैं, सभी लोग सदस्य होते हैं। जैसे हम भी शिक्षा समिति के सदस्य हैं, अध्यक्ष तो ग्राम प्रधान है, हम अपने ग्राम सभा के शिक्षा समिति के सदस्य हैं। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? ये जो सचिव होता है उस विद्यालय का प्रधानाध्यापक यानी जो प्रिंसिपल होता है वो होता है। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? ये राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद प्रयागराज में है। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? ये वाराणसी में है। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है? ये भी इलाहाबाद में है। बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार होता था? ये प्रवज्जा संस्कार होता था बौद्ध में। शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता था? तो आत्मज्ञान पर बल दिया जाता था आदर्शवाद में। वह शिक्षा जिससे किसी निश्चित पाठ्यक्रम विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है, ये प्राकृतवाद का है। विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया? यह विचार रूसो ने दिया। छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने किया? जॉन डूबी ने किया। सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों में व्यक्तित्व का विकास करे, उनमें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, हिंसा, एकता व भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती है। यह सोच या विचार किसका है? महात्मा गांधी का है। मानव की शिक्षा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? फ्रॉबेल महोदय हैं। किस शिक्षा शास्त्री ने अपने शिक्षा प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा है? गीजूभाई बघेला ने कहा है। ये आपके MCQ में बहुत आया है। जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष घोषित किया? 1969 में। शिक्षा का निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध कराना किस योजना कार्यक्रम का तात्पर्य है? शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा को प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना। एक निश्चित आयु स्तर के कम आयु स्तर के बालकों से घरेलू कार्य कराना कहलाता है बाल श्रम। परिवार, समाज, राज्य एवं संचार माध्यम किसके प्रभावी कारक हैं? शिक्षा के। विद्यालयों में सभी को एक साथ रखना, सबके साथ समान व्यवहार करना व सभी के बीच एकता बनाए रखना क्या कहलाता है? शैक्षिक अवसरों की समानता। विद्यालय या समाज में सभी के बीच लिंग भेदभाव के कार्य व्यवहार करना कहलाता है लैंगिक समानता। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है? विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में प्रयोग किया गया है। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था। शिक्षा
शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? ये शिक्षा में चार्ल्स पियर्स ने प्रयोग किया। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण शिष्ट से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा किसने दी? गीजू भाई ने दी। मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है? कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, पढ़ने लिखने और गणित की शिक्षा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? ये 4 अगस्त 2009 को आया, लेकिन ये जो लागू हुआ 2010 में हुआ। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आर्थिक, सामाजिक, जनन और राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए उनका मापन करना। जल प्रदूषण दूर करने के 2 उपाय लिखिए। देखिए, जल प्रदूषण को दूर करने के लिए पहला है कि गांव और शहर की नालियां जो है बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए और नदियों के समीप गंदे बर्तन, मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए और नदियों में मृत पशुओं को बहाने पर रोक लगा देनी चाहिए। नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने व वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ये 1986 में लागू किया गया। भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय है पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि या बढ़ोतरी। बालिका शिक्षा के 2 प्रमुख समस्याएं लिखिए। पहला है तो शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या, दूसरा कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव। किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना तथा दया भाव। फ्रॉवेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया? ये किंडरगार्टन। टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? टैगोर को सत्यम शिवम सुंदरम अद्वैत की धारणा में विश्वास था। उन्होंने ईश्वर में सर्वोत्तम मानव व अद्वैतवादी थे। फ्रॉवेल की किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। फ्रॉवेल के प्रमुख रचना एजुकेशन ऑफ मैन और दूसरा है मदर एंड प्ले सॉन्ग। दूरस्थ शिक्षा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। दूरस्थ शिक्षा की विशेषता यह है कि यह पद्धति आमने सामने बैठकर अध्ययन करने से सर्वथा भिन्न है, यानी ऐसा नहीं होता है। शिक्षक कहीं और होता है और बालक कहीं और होता है। ये पत्राचार के माध्यम से शिक्षा ग्रहण की जाती है। इस पद्धति में स्वाध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है, ठीक है। और इसमें दूरदर्शन, रेडियो, CD, DVD, कंप्यूटर, इंटरनेट ये सब प्रयोग किए जाते हैं। और औपचारिक शिक्षा आपको बता चुके हैं। और मल्टीमीडिया क्या है? तो आज के समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचना का आदान प्रदान करने का माध्यम है। अब इसके माध्यम जो हम YouTube पे आपको पढ़ा रहे हैं ये भी मल्टीमीडिया के अंतर्गत आता है। अब इसमें क्या है, ऐप्स के माध्यम से भी कोर्स बेची जाती है वो भी है। ग्राफिक्स, ऑडियो, 3D एनिमेशन और इंटरनेट कंटेंट, ये दुनिया भर का आपका मल्टीमीडिया के अंतर्गत आता है। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम जो है सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा और हीगल है। स्वामी विवेकानंद का जो बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त था, ठीक है। और इनका जन्म जो है कलकत्ता में 1863 में हुआ। टैगोर को शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की थी? ये 1990 में बोलापुर में शांति निकेतन की स्थापना की। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी ने। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या है? एकेडमी, ठीक है। प्लेटो ने अपनी संस्था चलाई थी, उसका नाम एकेडमी था। राज्य से क्या अभिप्राय है? यानी राज्य का अभिप्राय वैसे देखा जाए, पहले इसका देख लेते हैं। राज्य का परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है जिसके साथ सरकार होती है तथा उसके लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। देखिए, सरकार यानी निश्चित जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता हो, उसे ही राज्य की संज्ञा दी जा सकती है। जैसे जो अपना राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान, ये सब राज्य नहीं, यानी उस हिसाब से भारत एक राज्य है इस परिभाषा के अनुसार।
पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली, ये फ्रॉबेल महोदय ने की। इसी रिपीट हम बता चुके आपको। वैसे भी प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता, ठीक है। शिक्षण विधि के जनक जो है सुकरात हैं। प्राकृतवाद को दूसरे किस नाम से, भौतिकवाद के नाम से जानता है। फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन प्रारंभ किया, यानी स्कूल खोला 1839 में। समाज के कार्य अभी हो चुका। मूल्य का अर्थ क्या है ये बता देते हैं। व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिससे कारण वह महत्वपूर्ण, सम्माननीय तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए। बाल अपराध के कितने बिंदु यानी कितने प्रकार के हैं? भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा, उचित वातावरण का न मिलना, जागरूकता आदि। कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? ये 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा खोला गया था। बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ये 1791 में जुनैल डंकन द्वारा के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया? 2 फरवरी 1835 में उन्होंने अपना विवरण प्रस्तुत किया। गुण घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की? ये 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया? 11 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में। शिक्षा के व्यवस्थित और व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का सम्मानित आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन प्लेटो का है। प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ हुई, यानी कब से कब तक होती है? 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, लेकिन अब 14 वर्ष तक हो गई है, ठीक है। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा, यानी बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। शिक्षा त्रिमुखी व्यवस्था है, प्रक्रिया है, यह जॉन डुवी कथन है। औपचारिक शिक्षा हो चुका है। परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किन विधि द्वारा शिक्षा? अनौपचारिक शिक्षा द्वारा दी जाती है। प्रयोजनवाद के 2 उद्देश्य: पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध, नवीन मूल्यों का निर्धारण, मूल्य प्रदर्शन। प्रयोजनवाद। मारिया मोंटेसरी का जन्म कहाँ हुआ था? मोंटेसरी विधि के जनक इटली में हुआ था। समाज की परिभाषा तो मैकाइवर और पेज के अनुसार क्या है? समाज लोकाचार एवं कार्यविधियों, प्रभुत्व, पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों एवं वर्गों तथा मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं सक्षमता की एक व्यवस्था है। इस सतत परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह समाज संबंधों का एक जाल है और यह सदैव बदलता रहता है। शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक को लिखिए। तो परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य और जनसंचार आदि। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आदर्श है? आशय है तो हाँ। यानी सार्वभौमिकरण से ये आशय है कि सभी के लिए शिक्षा, यानी जाति, धर्म, लिंग, भेदभाव ये सबको दूर करते हुए सबके लिए शिक्षा प्रदान किया जाए, वही सार्वभौमिकरण शिक्षा है। इसके लिए भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है, जो 29 धारा इस प्रकार है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाल श्रम से क्या अभिप्राय है? बाल श्रम से यह अभिप्राय है कि छोटे बच्चे जो काम करते हैं दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट में, उनको अगर 14 वर्ष से कम है तो उनको दुकान पे ना रखा जाए। हम एक जगह गए थे तो वहाँ तक छोटा बहुत बालक था, लेकिन स्थितियाँ थी तो इसलिए छोटा बच्चा काम कर रहा था। जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित कीजिए। देखिए, यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों, विशेषकर छात्र छात्राओं को विश्व में परिप्रेक्ष्य में देश, प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति जानकीय के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों और जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकासों इत्यादि की जानकारी दी जा सकती है। वायु प्रदूषण के मूल रूप से कितने स्रोत माने जाते हैं? वायु प्रदूषण के धूल, आंधी, तूफान ये स्रोत माने जाते हैं। जल संचयन की
उपयोगिता बताइए। जल संचयन की जो उपयोगिता है, प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई द्वारा देश में न केवल कृषि में ही वृद्धि हुई है बल्कि भूमि की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। जनसंचार के यंत्रोत्तर साधनों के नाम उल्लेख कीजिए। समाचार पत्र, पत्रिका इत्यादि। बुनियादी शिक्षा का जनक माना जाता है। महात्मा गांधी को। NCERT उत्तर प्रदेश में कहाँ है? NCTE ये इस तरह है, NCTE उत्तर प्रदेश कहाँ से संबंधित है? ये जो है आपका, ये पूर्व में जयपुर में संचालित होता था, लेकिन वर्तमान में ये दिल्ली में संचालित होता है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है ये ग्राम प्रधान। बुनियादी शिक्षा का अर्थ है कि हमारी बुनियादी शिक्षा पद्धति यानी मस्तिष्क, शरीर, आत्मा तीनों का विकास करती है। जब तक शिक्षा द्वारा इन तीनों शक्तियों का सामंजस्य युक्त विकास नहीं होता तब तक इसका कोई मूल्य नहीं है। छात्र छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जनसंचार साधन हैं? आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, चलचित्र आदि। भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? यानी जो पृथ्वी पर लगातार तापमान बढ़ रहा है, यही क्या है? भूमंडलीय ताप वृद्धि है। इन्हीं चार मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना, दयावान आदि। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है? ज्ञान, ये रिपीट हो चुका। विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में। बालिका शिक्षा का आशय है बालिकाओं को शिक्षा दिलाने से अनौपचारिक शिक्षा हो चुका है। देखिए, दूरस्थ शिक्षा भी हो चुका है, शिक्षा और समाज का संबंध भी हो चुका है। अब इसमें यह है कि बौद्धकालीन शिक्षा के दो प्रमुख केंद्रों के नाम तक्षशिला और नालंदा, जो बिहार में है। नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ही तक्षशिला है। अगला, मूल्य परक शिक्षा के उद्देश्य देश के सुखद भविष्य हेतु, व्यक्ति के सुखद भविष्य, अनैतिकता की परख करने के को समर्थ का विकास, भौतिकवादी व आध्यात्मिकवाद संस्कृति में संबंध, व्यक्ति के आचरण में सुधार लाना। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? बूट के घोषणा पत्र को, जो 1854 में आया था। उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? गुरु के पास ले जाना। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी? अगस्त 1987। शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने दिया। रिपब्लिक जो है प्लेटो की पुस्तक है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य जो है पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा और सुरक्षित माहौल की स्थापना, यानी आवासीय विद्यालय है। अगला क्या है, भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है? यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, तो NCTE। ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? जो विद्यालय बीच में यानी पढ़ ही रहे हैं, जैसे कक्षा 5 में पढ़ रहे छोड़ देते हैं और ड्रॉप आउट कहलाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो आंदोलनों के नाम लिखिए। असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में, नॉन कोऑपरेटिव, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। 8 अगस्त को घोषित किया गया। 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन छिड़ा था, एग्जाम में आ सकता है। पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय लिखे। वृक्षारोपण, वायु प्रदूषण करने हेतु, पानी के निकास हेतु नालियाँ की व्यवस्था। किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों का नाम लिखिए। सहयोग, अच्छा आचरण करना, करुणा, शिष्टाचार, समय का सदुपयोग, साथी भावना, दूसरों का ध्यान रखना, अनुशासन, स्वच्छता आदि। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह शिक्षक यानी कौन कौन से इसमें? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम एक त्रिमुखी, और कहीं कहीं समाज भी जोड़ दिया जाता है। दूरस्थ शिक्षा हो चुका है। बिस्मिल्लाह रस्म मुस्लिम समुदाय की है। और निषेधात्मक शिक्षा क्या है? रूस ने एक ऐसी शिक्षा विचारधारा को जन्म दिया जो निषेधात्मक शिक्षा कहा जाता है। रूसो कहता है कि बालक में केवल एक आदत डालो, और वह है कि कोई भी आदत ना डालें। ऐसी परंपरागत पाठ्यक्रम का विरोधी था।
विद्यालय समाज का लघु रूप है। ठीक है, स्पष्ट कीजिए। विद्यालय समाज का लघु रूप है, वह नए सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था? स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का मत था कि स्त्री और पुरुषों के बीच शिक्षा का भेदभाव ना हो और दोनों को शिक्षा में एक समानता प्रदान होना। जनसंख्या शिक्षा हो चुका है, भूमंडलीय परिभाषा हो चुका, जनसंचार के साधन भी हो चुके हैं। लैंगिक समानता से क्या समझते हैं? पुरुष और स्त्री के समान अधिकार पत्र को ही उन्हें ही लैंगिक समानता कहते हैं, जिसमें दोनों में भेदभाव नहीं किया जाए। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जन शिक्षा क्या है? स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार मेरे विचार से जनसाधारण की अवहेलना करना ही महान राष्ट्रीय पाप और हमारे पतन का कारण है। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जन्मदाता कौन है? प्रोजेक्ट विधि के वैसे तो किलपैट्रिक है, लेकिन किलपैट्रिक के गुरु जॉन डीबी थे, तो जन्मदाता यही है, लेकिन प्रयोग जो है किलपैट्रिक करते हैं। ठीक है। भारतीय शिक्षा आयोग 1966 प्रतिवेदन का शीर्षक व अध्यक्ष कौन थे? इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे, और इन्हीं के नाम पे कोठारी आयोग गठन किया गया। प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। ये हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? पर्यावरण शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना, परिधन आवरण। परि मतलब चारों और आवरण मतलब ढका हुआ। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस तरह से ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला ही समाप्त होती है। अब आपको एक कमेंट करना है और बताना है, हम ये चेक कर रहे हैं आपको आता है कि नहीं। गाय का दूध पीला क्यों होता है? गाय का दूध पीला क्यों होता है? अब इतना पीला नहीं हो जाता है कि गौछा पीला हो जाएगा, तो ज़रूर बताइएगा क्यों होता है। और जो भी NCERT, SCERT, NCT, BRC इनका फुल फॉर्म ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो कैसी लगी? हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।